देखिए माँ जी, आज 8 साल से आप बेड पर हैं और मैं आपकी लगातार सेवा कर रही हूँ। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब बात बँटवारे पर आ गई है और आपने 2 ही शर्त रखी है, एक आशीर्वाद और एक पूरी प्रॉपर्टी। तो आशीर्वाद तो मैं आपका 8 साल से ले रही हूँ और मुझे यह प्रॉपर्टी चाहिए, पहले ही बता दे रही हूँ। बहुत सेवा की है मैंने और आपने यह क्या बँटवारा रखा है? ऐसा बँटवारा कौन करता है? आशीर्वाद और प्रॉपर्टी। आशीर्वाद खाने की थोड़ी देता है। इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत होती है। बस आशीर्वाद के सहारे कोई नहीं जीता। बहू, बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। उसे हल्के में मत लो। माँ जी, खाने को 2 वक़्त की रोटी भी तो चाहिए और आप लोग अजीब-सा ही बँटवारा करके बैठे हैं। आशीर्वाद, प्रॉपर्टी यह क्या होता है? और वैसे भी आपकी मर्ज़ी, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं तो बता दे रही हूँ, सेवा की है बहुत, इसलिए मुझे यह प्रॉपर्टी चाहिए। अब बचा दूसरा भाग आशीर्वाद, वो आप अपने छोटे बेटे को दे दें। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, तो चाहिए। इस इतने सालों की सेवा का कुछ तो फल मिलना चाहिए। सुनीता जी ने पुष्पा को समझाने की बहुत कोशिश की कि बहू, बस तुम सबके सामने आशीर्वाद ही ले लेना, लेकिन पुष्पा बिल्कुल भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई और अगले दिन गांव के मुखिया और कम से कम 10-15 लोगों के सामने पुष्पा सुनीता जी से चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी और वहीं पर सुनीता जी की छोटी बहू रंजना और उसका पति सुमित चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके उस घर में कोई भी औकात नहीं थी, ना कभी सुनीता जी और उन्हें किसी जिम्मेदारी के लायक समझी थी और ना ही पारसनाथ जी। एक तरफ से सुमित और रचना दोनों ही घर में नालायक घोषित हो चुके थे, क्योंकि सुमित शुरू से ही पढ़ने में सही नहीं था, जिसके चलते उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती थी। मुश्किल से 10 से 15 हज़ार की नौकरी करता, जिससे वह अपने और अपनी पत्नी के खर्चे निकाल ले, यही बहुत बड़ी बात थी। और वहीं बड़ा बेटा अनिल अच्छी खासी तनख्वाह पाता था, इसलिए अनिल की और उसकी पत्नी पुष्पा की मान-सम्मान पारसनाथ जी और सुनीता जी की नज़रों में कुछ ज़्यादा ही था। एक तरफ से कह सकते हैं कि पुष्पा और अनिल सुनीता जी के मनपसंद बेटे और बहू थे। 8 साल पहले सुनीता जी कुछ बीमार रहने लगी थीं, तो पुष्पा को कहीं यही अच्छा मौका मिला और वह मीठा-मीठा बोलकर अपनी ज़रूरत का सारा सामान सास के ज़रिए पारसनाथ जी से मँगवाती रहती थी और खुद के पति का सारा पैसा बचा के रखती थी। यहाँ तक कि कभी रंजना और सुनीता जी के आस-पास भी भटकने नहीं देती थी। उसे डर रहता था कि कहीं रंजना भी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें माँ जी से ना मँगवाने लगे। बस इसी चक्कर में वह साये की तरह सुनीता जी के साथ लगी रहती थी। सुनीता जी को भी लगता था कि सच में छोटा बेटा तो नालायक निकला ही था, बहू उससे भी ज़्यादा गई गुज़री है। यह सोचकर सुनीता जी की चिढ़ दिन पर दिन रंजना और सुमित के लिए बढ़ती ही चली गई। धीरे-धीरे दिन निकलता गया। एक दिन सुनीता जी ने पारसनाथ जी से कुछ बातें करके पुष्पा से बोली, बहू, अब हमारा कुछ भरोसा तो है नहीं। हम चाहते हैं सब कुछ तुम दोनों लोगों के नाम करके फ्री हो जाए। आखिर कब तक बंधन में बंधे रहेंगे? हाँ, हाँ माँ जी, क्यों नहीं? बिल्कुल सही सोचा। आपने तो फिर कैसे बँटवारा करना है आपको? देखिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इसलिए जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। हाँ बहू, हमारे बँटवारे के 2 पलड़े होंगे और दोनों पलड़े में से किसी एक पलड़े को चुनने का पहला अधिकार तुम्हारा ही होगा। इतना सुनकर खुश हो जाती है पुष्पा। उसे लगने लगता है कि वह जो चाहेगी ले सकती है। अगले दिन मुखिया को बुलाया गया, गाँव में कुछ और लोगों को बुलाया गया और वहीं पर पारसनाथ जी और सुनीता जी अपने दोनों पहलुओं को रखा। एक पल्ले पर उनकी पूरी प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन, खेत सब कुछ था और दूसरे पल्ले पर उनका बेटा, उनका आशीर्वाद था। अजीब-सा बँटवारा देख गाँव के लोग भी हैरान थे। मुखिया जी ने बोला, भाई पारसनाथ, ये कैसा बँटवारा कर रहे हो? तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों को बराबर का हिस्सा दो। हाँ, मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर ऐसा बँटवारा रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। अब पारसनाथ जी और सुनीता जी के सामने रंजना और सुमित और दूसरी ओर अनिल और पुष्पा खड़े थे। सुनीता जी और पुष्पा को देखकर मुस्कुराई और बोली, हमने बँटवारे के 2 पहलू रखे हैं, एक पहलू में मेरा आशीर्वाद है और दूसरे पहलू में मेरी पूरी प्रॉपर्टी है। तुम दोनों में से अपना एक पहलू ले सकती हो, लेकिन सब उसमें पहले बड़ी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है और वह इस घर की बड़ी है, तो सबसे पहला फैसला उसका ही होगा। खुश हो गई थी पुष्पा इतना सुनते ही।
बड़े ही मासूम से बनती हुई पंचों के सामने, सास-ससुर के सामने बोली, "माँ जी, आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। 8 साल से मैं आपकी सेवा करती आ रही हूँ। आप मुझे रोज़ आशीर्वाद देती हैं। आप माँ हैं, आपके 2 बेटे हैं, अब सारा आशीर्वाद अकेले मैं ही कैसे ले सकती हूँ? इसलिए बचा हुआ आशीर्वाद आप अपने छोटे बेटे को दे दीजिए, मैं यह प्रॉपर्टी ले लेती हूँ।" पुष्पा के मुँह से इतना सुनते ही सुनीता जी का चेहरा उतर गया। वह हैरान हो जाती हैं और धीरे-धीरे से कहती हैं, "बहू, एक बार सोच लो, यह फैसला तुम्हारा सही नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए अपना आशीर्वाद सोच के रखा था। क्या माँ जी, आपका आशीर्वाद लेके मैं क्या ही करूँगी? 8 साल से तो आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। इतनी जो सेवा की है उसका भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब आपने हमें बहुत अपना आशीर्वाद दे दिया। अब बचा हुआ आशीर्वाद अपने छोटे बेटे और बहू को दीजिए। हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए।" सुनीता जी ने पुष्पा को बहुत इशारा किया, बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी पुष्पा तुम आशीर्वाद ले लो, लेकिन पुष्पा के कान में जैसे कुछ ना सुनने का धुन सवार था। उसने बस एक ही रट लगा रखी थी, उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। आशीर्वाद वो उनके छोटे बेटे और बहू को दें। सुनीता जी बार-बार पुष्पा के आशीर्वाद लेने की बोलती रहीं, तभी सामने से रंजना और सुमित आकर कहते हैं, "माँ, सही तो कह रही हैं भाभी, भगवान की दया से थोड़ा कम ही कमाता हूँ, लेकिन परिवार का पेट अच्छे से पाल लेता हूँ। कोशिश करूँगा कुछ और अच्छा करूँ। आप तो पूरी ज़िंदगी बड़े भैया और भाभी की होकर रह गए। अब तो कम से कम आप मेरी माँ बन जाओ। हम लोगों के साथ भी कुछ समय बिता लो। हमें भी अपना आशीर्वाद दे दो।" "जी माँ जी, सुमित आपका छोटा बेटा है, कुछ समय आप उसके साथ भी बिता लो।" खुश होते हुए बोल पड़ी। पुष्पा की बात सुनकर वह हैरानी से बार-बार पारसनाथ जी को देख रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पुष्पा ऐसे भी कुछ बोल सकती है। तभी रंजना आगे आकर बोलती है, "हाँ माँ जी, वैसे छोटा बेटा तो सबसे प्यारा होता है, लेकिन आपने अपने छोटे बेटे को अपने से दूर कर दिया। कम से कम अब आप अपने बेटे के साथ समय बिता लीजिए, हमें भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। माँ जी, ये रुपए पैसे तो यहीं रह जाते हैं, लेकिन माँ-बाप का आशीर्वाद मरने के बाद ऊपर तक जाता है। हमें नहीं किसी चीज़ का लालच है। आप अपने आशीर्वाद से हमें जो देना चाहते हैं, आप हँसी-खुशी दे दीजिए।" सुमित और रंजना दोनों ही माँ के आशीर्वाद को चुन लेते हैं। अब पुष्पा खुश थी। उसे उसकी मनचाही चीज़ मिल गई थी। पूरा घर, पूरी प्रॉपर्टी मिल गई थी। पारसनाथ जी, यह कैसा अजीब-सा बँटवारा है। ऐसा बँटवारा तो आज तक किसी ने नहीं किया है। ना हमने सुना है, ना हमने देखा है। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? एक बच्चे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी और दूसरे को बस आशीर्वाद। सरपंच जी की बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा पड़े पारसनाथ जी और सुनीता जी। बच्चों का बँटवारा तो कर दी थी, लेकिन उनके चेहरे पर दुःख, तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें पुष्पा और अनिल से ऐसी उम्मीद ना थी। वह दोनों उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तभी पारसनाथ जी सरपंच जी से कहते हैं, "सरपंच जी, हमारा बँटवारा अजीब ज़रूर था, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है।" "क्यों क्यों नहीं अन्याय हुआ है पारसनाथ जी? एक बेटे को अपनी सारी जायदाद दे दी और दूसरे को खाली छोड़ दिया। नहीं सरपंच जी, माँ-बाप के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वो अपने बच्चों की अच्छा कर सकें, और मेरा आशीर्वाद कोई मुँह से निकला हुआ आशीर्वाद नहीं था। मेरे आशीर्वाद में वह था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, हमारा बैंक बैलेंस, जो शायद इस घर से, इस प्रॉपर्टी से दुगुना है। और हमने वह बैंक बैलेंस सोचा था, जो हमारी सेवा करेगा, जो हमारे बुढ़ापे तक हमारा सहारा देगा, हमें अपने पास रखेगा, हम उसको देंगे। हमें तो पूरी उम्मीद बड़े बेटे और बहू से थी, इसलिए बिना बताए हमने ऐसी शर्त रखी। लेकिन बड़ी बहू ने प्रॉपर्टी और आशीर्वाद में प्रॉपर्टी को चुन ली। मतलब उससे हमसे कोई भी लगाव नहीं था, और छोटी बहू और बेटे की बात आप लोग सुन ही लिए हैं। जिससे हमें उम्मीद थी उसने हमें छोड़ दिया, और जिससे हमें उम्मीद नहीं थी उसने हमारा हाथ थाम लिया। बल्कि अन्याय हमारे साथ हुआ है। हमने अपने बेटे और बहू को पहचानने में जो गलती की थी, शायद इस बँटवारे से वह गलती सुधर गई। निस्वार्थ भाव की सेवा और लालच की सेवा दोनों ही आज खुलकर सामने आ गई। हम तो बड़ी बहू को सरप्राइज़ देना चाहते थे, अपना आशीर्वाद देकर, लेकिन यह तो हमारे लिए ही सरप्राइज़ हो गया कि हमने अपने बैंक बैलेंस के बारे में बड़ी बहू को बताया नहीं। नहीं तो अब तक तो यह सारे पैसे मीठा-मीठा बोलकर गायब कर चुकी होती। इतना सुनते ही हक्की-बक्की सी खड़ी रह गई पुष्पा। मतलब माँ जी, बाबूजी ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना रखा था, जिसका कानो-कान उन्होंने खबर नहीं होनी थी। अब पुष्पा अपने फैसले पर दुखी थी, अंदर ही अंदर छटपटा रही थी। तड़प रही थी कि क्या ही मिला 8 साल की सेवा करके।
असली माल तो यह सब लेकर चले गए। लेकिन अब तो पूरे गांव के सामने उसने प्रॉपर्टी ले ली थी। दोबारा मुंह खोलकर कैसे सबके सामने अपनी बेइज्जती कराती। इसलिए खिसियानी बिल्ली की तरह खा जाने वाली नज़रों से अपनी सास को देखी जा रही थी। तो दोस्तों, कभी पैसा से किसी की भावनाओं को नहीं समझा जा सकता है। अक्सर पैसे वालों के पास दिल नहीं होता है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।